नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी 21वीं सदी की औरत। मिसेस जुनेजा ने कभी पिंकी को बेटी नहीं समझा था। वह उसे समवयस्क सहेली ही समझती थी। कभी शॉपिंग करने बाजार जाना हो या यूं ही तफरीह करने लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, पिंकी हमेशा किसी दोस्त की तरह उनके साथ होती। नए फ्रेंड सेट्स की लिपस्टिक या नेल पॉलिश खरीदना हो या फिर सही साइज की उम्दा ब्रा का ही चयन करना हो, तब मिसेस जुनेजा पिंकी की राय को ज़रूर महत्व देती। आखिर मिसेस जुनेजा पिंकी को इतना महत्व क्यों न देती? पिंकी उनकी इकलौती लड़की थी, उन्हीं की हम शक्ल सी दिखने वाली, फोटोजेनिक और खूबसूरत। फिर अब तो पिंकी जवान भी होने लगी थी। उस दिन किटी पार्टी में जब मिसेस चौधरी ने उन्हें और पिंकी को साथ साथ देखा था, तभी कहा था, सुषमा, पिंकी इज़ योर ट्रू कॉपी, रियली ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस लाइक यू। मिसेस जुनेजा फूल कर कुप्पा हो गई थी, लेकिन वो नहीं तय कर पा रही थी कि मिसेस चौधरी ने यह ग्लैमरस वाला कॉम्प्लीमेंट पिंकी के लिए इस्तेमाल किया था या खुद उनके लिए। बहरहाल इस शब्द ग्लैमरस से मिसेस जुनेजा की देह वीणा के कुछ अनचिन्हे तार अनजाने ही छेड़ दिए थे। उनकी संपूर्ण देह एक मीठी झनकार से भर उठी और वे एक अव्यक्त सुख में आकंठ डूब गई। यहाँ मिस्टर जुनेजा के बारे में भी कुछ बता देना जरूरी है। मिस्टर जुनेजा विदेशी सहयोग से चलने वाले एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे। कई कंपनियों के शेयर उन्होंने खरीद रखे थे और कुछ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वे शामिल थे। जाहिर है कि उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। ऐशो आराम और भौतिक सुख सुविधाओं के सारे साधन उन्हें सुलभ थे। बस उनके पास कमी थी तो केवल समय की। दरअसल मिस्टर जुनेजा का अधिकांश समय विदेश यात्राओं में ही बीतता था। कभी वे विमान से फ्लोरिडा जा रहे होते तो कभी सैन फ्रांसिस्को, डेट्रॉइट, मियामी या फिर अटलांटा में। दिन पेरिस में बीतता तो रात फ्रैंकफर्ट में। हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर, रोम, वियना, न्यूयॉर्क, लंदन सहित दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं था जिसे मिस्टर जुनेजा ने नहीं देखा हो। कुल मिलाकर बड़ी व्यस्त जिंदगी उनकी थी। मिस्टर जुनेजा को सदैव इस बात का बड़ा सख्त अफसोस रहा कि वे परिवार में अपनी व्यवस्थाओं के चलते कभी भरपूर समय न दे सके। जिस समय पिंकी पैदा हुई थी, वे जर्मनी में एक डील के सिलसिले में गए हुए थे और घर पर उनका कोई पता ठिकाना नहीं होने के कारण उन्हें यह आवश्यक सूचना भी ग्रुप के एम्बेसडर कार्यालय के जरिए फ़ोन पर मिली थी। फिर उन्होंने औपचारिकता बरतने में देर नहीं लगाई। तत्काल फ़ोन पर मिसेस जुनेजा को उन्होंने ग्रीट किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस सुषमा, आई एम प्राउड टू बी अ फादर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। मिस्टर जुनेजा द्वारा फ़ोन पर दी गई हुई यह शुभकामना मिसेस जुनेजा के अंदर एक गहरे दंश की तरह उतरती चली गई थी। यह दंश उन्हें जीवन भर
सालता रहता था। बस तभी से उनके और मिस्टर जुनेजा के बीच संबंधों में एक ठंडापन आ गया था। मिसेज जुनेजा के अंदर एक ग्लेशियर बनने लगा था। वे दिन प्रतिदिन फ्रीज होने लगी थी, डीप फ्रीज। शुरू में मिस्टर जुनेजा जब भी फॉरेन जाते वे होटल से मिसेज जुनेजा को फ़ोन अवश्य करते, देर देर तक बातें करते, तरह तरह की बातें पूछते, पिंकी का हाल चाल लेते, मौसम की जानकारी करते और वार्ता के अंत में फ़ोन पर ही प्यार जताते। लेकिन जैसे जैसे विदेश में मिस्टर जुनेजा की व्यस्तता तथा बढ़ती गई, उनके द्वारा टेलीफोन कॉल की आवृत्ति भी घटती चली गई। कभी कभार ही कोई कॉल आती थी। बाद में मिसेस जुनेजा की जानकारी मिली कि मिस्टर जुनेजा अमेरिका में सेटल हो गए। यही नहीं, वहाँ उन्होंने किसी अश्वेत लड़की से शादी भी कर ली है। यह खबर मिसेस जुनेजा के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। उनका मन दर्पण सा चटक गया और संबंधों में एक ऐसी खाई पैदा हो गई जिसे पाटना अब किसी तरह संभव न था। हाँ, मिस्टर जुनेजा पिंकी और उनके खर्च के लिए एक मोटी रकम बिना भूले हर माह जरूर भेज देते थे, जिसे मिसेज जुनेजा के स्वाभिमान ने कभी स्वीकार न किया था। मिसेज जुनेजा का यही पूरा नाम था। शादी के पहले वह सुषमा आहूजा थी। शादी के बाद जुनेजा हो गई। मिस्टर जुनेजा के साथ कायम हुए पति पत्नी के रिश्ते में आए अनौपचारिक अलगाव के बावजूद वे अभी भी अपने को मिसेज जुनेजा के नाम से ही संबोधित किया जाना पसंद करती थी। शायद उन्हें अपने अतीत से ज़्यादा लगाव था, या वे मौजूदा वक्त के सत्य का सामना करने में कतरा रही थी। बहरहाल मिसेज जुनेजा ने अपने आप को बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप बखूबी एडजस्ट कर लिया था। बंगला, कार, नौकर, चाकर, बैंक बैलेंस, अभी सब कुछ मिसेज जुनेजा के ही नाम था। सही बात तो यह है कि मिस्टर जुनेजा के विदेश पलायन कर जाने के बाद सुषमा जुनेजा कहीं ज़्यादा स्वच्छंद जीवन जीने लगी थी। पिंकी की परवरिश भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की थी और कभी उसे पिता की कमी नहीं खलने दी थी। कभी कभार पिंकी पूछती थी, मम्मा पापा कब आएंगे? वे झूठा दिलासा दे देती, जब तुम खूब बड़ी हो जाओगे, और वे आखिर तक यह भ्रम बनाए रखने में कामयाब रही। कॉन्वेंट के माहौल में ढली होने के कारण पिंकी का यह दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उसके पापा जरूर आएंगे, क्योंकि उसकी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। मिसेज जुनेजा को रुपये पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। हाँ, समय काटना उनके लिए ज़रूर एक समस्या थी। सो दूसरी अमीर औरतों की तरह मिसेज जुनेजा को देर देर तक बाज़ार में शॉपिंग करने का शौक़ था। दोपहर का खाना खाते ही वे कार ड्राइव करती हुई बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाती, कार पार्क करती और नोटों से भरा बैग झुलाती हुई कभी एक एम्पोरियम तो कभी दूसरे एम्पोरियम में घुस जाती। मार्केट का कोई ऐसा दुकानदार न था जो उन्हें नहीं जानता हो। उन्हें देखते ही काउंटर पर खड़े सेल्समैन ही की बाछें खिल जाती और वह मखमली घास सा बिछ जाता। मिसेज जुनेजा तरह तरह का सामान खरीदती, अपने लिए महंगी कांजीवरम, तात और पटोला सिल्क की साड़ियाँ, खूबसूरत बेल बूटे और जड़ी के काम से सजी भारी बनारसी साड़ियाँ, किस्म किस्म के रेडीमेड गारमेंट्स, साटिन की सरसराती नाइटी और गाउन। पिंक कलर उनका फेवरेट था।
बाजार जाती तो पिंक कलर के कपड़े जरूर खरीदती। खुद भी अक्सर पिंक कलर की साड़ियाँ पहनती, उस पर सफ़ेद सैंडल और काला चश्मा। मिसेज जुनेजा खूब फबती। उनका अप्रतिम सौंदर्य पिंक कलर में और भी निखर जाता। देखने वाले देखते ही रह जाते। किस्सा कुताह यह कि मिसेज जुनेजा का कलर सेंस वाकई काबिले तारीफ था। वे चुन चुन कर खूबसूरत रंगों वाले कपड़े लाती और इंद्रधनुष की तरह समेट कर अपने वार्डरोब में रख लेती। मिसेज जुनेजा पिंकी के लिए कपड़े खरीदती। हरा की टाइट ब्लू जीन्स, रंग बिरंगे शॉर्ट्स और स्कार्फ, जिन्हें नए डिजाइनों के सैंडल के महंगे से महंगे अंडरगारमेंट्स। मिसेज जुनेजा नफासत पसंद महिला थी। खरीदारी करती तो वह भी नफासत से। सही बात तो यह है कि मिसेज जुनेजा का व्यवहारिक जीवन भी नफासत कदम कदम पर नजर आती थी। बंगले को सजाने का काम इसलिए स्वयं उन्होंने किया था। इंटीरियर डेकोरेटर की तो उन्होंने छुट्टी ही कर दी थी। बाजार से खुद अपनी पसंद के सोफ़े लाई थी, मैचिंग करते हुए बेडशीट, पिलो कवर और पर्दे। बंगले का लॉन भी माली ने अपनी देखरेख में तैयार करवाया था। गुलदाउदी या गुलाब जैसे परंपरागत पौधों की जगह क्रोटन, रबर, डेलिया, क्रेस्थम पौधे स्वयं मिसेज जुनेजा ने गमलों में रोपे थे। यही बात संगीत, साहित्य और दूसरी चीज़ों के बारे में लागू होती थी। उनकी कैसेट्स लाइब्रेरी में पुराने भारतीय रागों के बजाय जैज, पॉप, रॉक और रैगैम्फिन के कैसेट विराजते थे। एल्विस प्रेस्ले से लेकर माइकल जैक्सन और मैडोना तक के कैसेट उनके कलेक्शन में मौजूद थे। दूसरी महिलाओं की तरह मिसेज जुनेजा को भी पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ न था, लेकिन तो भी उनकी लाइब्रेरी में मारियो पूजो से लेकर जॉन ग्रिशम के रन अवे जूरी तक सभी बेस्ट सेलर उपन्यास मौजूद थे। उनका इस्तेमाल वे पढ़ने के लिए कम, लेकिन आगंतुकों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए ज़रूर किया जाता था। समय काटने के लिए किटी पार्टियाँ बड़ा अच्छा साधन था। मिसेज जुनेजा मौका मिलते ही किटी पार्टी में पहुंच जाती। वे किटी पार्टियों की शान हुआ करती थी। एक तो भव्य गरिमामय व्यक्तित्व, ऊपर से धन दौलत, इज्जत शोहरत, सभी कुछ तो था उनके पास, सिवाय मिस्टर जुनेजा के। पिंकी बड़ी हो रही थी और अब जवान हो चली थी। मिसेज जुनेजा भी 44 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई 30-32 साल से ज़्यादा का नहीं आंक सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 35 का समझ लिया जाता, किंतु 44 का तो कोई भी नहीं कह सकता था। उन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर रखा था। मिसेज जुनेजा का रूप हर समय कुंदन सा दमकता रहता। पति से हुए अलगाव की छाया तो उन्होंने कभी अपने सौंदर्य पर परिलक्षित नहीं होने दिया था। मिसेज जुनेजा को सजने संवरने का बड़ा शौक था। वे बाजार से ढूंढ कर मेकअप का सामान लाती। लैक्मी, गाला और रेवलॉन की नई से नई लिपस्टिक और चुनिंदा सेट्स की महंगी नेल पॉलिश बाजार में आने से पहले मिसेज जुनेजा का मेकअप बॉक्स में आ जाती। कद्दू, ककड़ी, खीरे और संतरे के हर्बल फेस पैक, आई शैडो और मस्कारे सहित मेकअप का सारा तामझाम उनके पास मौजूद था। नए डिजाइनों के सैंडल का उनका संग्रह थी। एमेल्डा मार्कोस या जयललिता से कम नहीं थी। मिसेज जुनेजा को जब भी फुर्सत मिलती, वे प्राचीन मिस्र की श्रृंगार प्रिय महारानी क्लियोपेट्रा की तरह या तो
बाथटब में इन इत्र के पानी में देर तक निर्वस्त्र हो डूबी रहती, या फिर मसाले से लिपटी मामियों की तरह चेहरे पर फेस पैक लगाए बदन को धूप में सेकती रहती। अक्सर पेडिक्योर, मैनिक्योर या फेशियल कराने के लिए वे नज़दीकी ब्यूटी पार्लर में भी हो जाती। मिसेस जुनेजा ये सारे काम डंके की चोट पर करती थी। मजाल है जो कोई उनकी ओर उंगली भी उठा सके। फर्क इतना था कि पहले ये सब वे अकेली किया करती थी, किंतु अब उन्हें पिंकी का साथ भी मिल गया था और पिंकी ठीक उनके नक्शे कदम पर चल रही थी। मिसेस जुनेजा देर तक आत्ममुग्ध होकर अपनी छवि ड्रेसिंग टेबल के दर्पण में निहारती रहती, कभी इस कोण से तो कभी उस कोण से। दर्पण में उनका चेहरा बार बार बदला हुआ नजर आता। कभी वे एलिजाबेथ टेलर हो जाती तो कभी मैडोना या टीना टर्नर। कुल मिलाकर मिसेस जुनेजा एक खूबसूरत बला थी। एक दिन भी मिसेस जुनेजा दर्पण के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। हाथ पैरों के नाखून वो पहले ही रंग चुकी थी। चेहरे पर मेकअप की हल्की परत पहले ही नफासत से चढ़ाई जा चुकी थी। अब होठों पर लिपस्टिक लगाने का उपक्रम जारी था। पिंकी कब कमरे से सरक कर निकट खड़ी हो गई, मिसेस जुनेजा को पता ही नहीं चला। वे अभी भी तल्लीन होकर लिपस्टिक लगा रही थी, होठों के भिन्न भिन्न कोण बनाकर, कभी गोल करके तो कभी लंबा फैलाकर। पिंकी मिसेस जुनेजा की इन दिलकश अदाओं को बड़ी तन्मयता से देख रही थी। सोच रही थी कि मम्मा अब इस उम्र में इतनी स्मार्ट है तो अपनी यंग एज में कितनी खूबसूरत रही होगी। काश मैं भी उनकी जैसी होती। यूँ पिंकी भी किसी से कम न थी, लेकिन सही बात यह है कि वह मिसेस जुनेजा की छाया मात्र ही थी। पिंकी को अपनी मम्मी पर कभी कभी शक हो जाता। दर्पण में मिसेस जुनेजा को पिंकी नजर आती। उनकी तल्लीनता भंग हो गई। मम्मा लाइए, मैं आपके लिपस्टिक लगा देती हूँ। मिसेस जुनेजा ने स्टिक पिक्स को थमा दी। लिपस्टिक लगाते पिंकी ने पूछा, मम्मा आपने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई किया था? नहीं, कभी नहीं। एक बार सोचा था, पर तेरे पापा ने मना कर दिया था। उन्हें यह सब पसंद ना था। वो रियल लाइफ में बड़े पिछड़े ख्यालों के थे। अगर पार्टिसिपेट किया होता तो ज़रूर मिस इंडिया सिलेक्ट कर ली जाती। स्टिल यू आर नॉट लेस देन मिस इंडिया। लिपस्टिक लग चुकी थी। पिंकी ने खुश होते हुए कहा, मम्मा यू आर लुकिंग सो स्मार्ट एंड सेक्सी। मिसेस जुनेजा को लगा कि जैसे उनकी देह वीणा के ताड़ों को दोबारा पिंकी ने झंकृत कर दिया है। पिंकी कॉम्प्लीमेंट देने के मामले में वाकई औरों से बहुत आगे निकल गई थी। स्मार्ट, ब्यूटी, डैशिंग, ग्रेसफुल और इसी तरह के विशेषणों का इस्तेमाल उनके लिए फ्रेंड सर्किल के अनेक अवसरों पर हुआ था। उनकी सुंदरता निर्विवाद थी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देने के मामले में उनकी बेटी ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया था। मिसेस जुनेजा की कामनीय देह की पहचान पहली बार किसी ने इस एंगल से की थी कि वह भी किसी गैर ने नहीं, बल्कि उनकी खुद की बेटी ने। उन्हें लगा कि किसी मीठी खुमारी में सिर से पैर तक सरोबार होती जा रही है। उनके ऊपर उन्माद सा छाने लगा। पिंकी, माय नॉटी डॉटर, यू आर सो स्वीट। मिसेस जुनेजा झटके के साथ सोफे से उठी। उन्होंने पिंकी को अपनी बाहों में भर लिया और तड़ातर उसके गाल को चूमने लगी। उनकी पकड़ पिंकी के ऊपर
क्षण प्रतिक्षण मजबूत होती जा रही थी। पिंकी मिसेज जुनेजा के आगोश में कसमसाने लगी। माँ द्वारा चूमे जाने की यह घटना नई नहीं थी। पहले पहले भी कई बार मिसेज जुनेजा इसी तरह पिंकी के गालों पर अपने स्नेह की छाप छोड़ चुकी थी, लेकिन आज तो स्नेह जताने का उनका यह अंदाज वाकई हिंसक था। पिंकी को यह अजीब सा लगा। एक गंदा ख्याल उसके दिमाग में आया। कहीं पापा से बहुत दिनों तक दूर रहने के कारण मम्मी। मिसेज जुनेजा का उन्माद अब काफ़ी हद तक गायब हो चुका था। पिंकी पर उनकी पकड़ ढीली हो गई। पिंकी उन्हें अजीब सी निगाहों से घूरने लगी। मामा, आपने मुझे किस किया? हाँ, क्या मैं अपनी बेटी को किस नहीं कर सकती? लेकिन मामा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मिसेज जुनेजा अपने कृत्य पर कुछ शर्मिंदा हो गई और नज़रें चुराती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। पिंकी हैरत में डूबी बरबराने लगी। आज मम्मी को यह क्या हो गया था? मिसेज जुनेजा एक मॉडर्न महिला थी। कई मामलों में तो ये अल्ट्रा मॉडर्न थी। कभी कभार रात को वे स्कॉच या बियर के कुछ पैक भी ले लिया करती। अच्छी नींद लेने और पति को भुलाने के लिए मदिरा के सेवन को बुरा नहीं समझती थी। कभी कभी तो पिंकी भी उनके साथ शामिल होती। मिसेज जुनेजा उन दकियानूशी महिलाओं में से नहीं थी जो माँ और बेटी के रिश्तों को परंपरागत ढंग से देखती है। इस बदलते समय में, इस बदलते परिवेश में, जबकि सारी वर्जनाएं टूट रही है, लड़कियों पर तरह तरह के पाबंदियां लगाना किसी भी तरह उचित नहीं है। घटिया मेंटेलिटी है यह। इसलिए अपनी हम उम्र महिलाओं से भी मिसेज जुनेजा का पटरी मेल नहीं खाती थी। औरत के बारे में मिसेज जुनेजा के विचार बड़े क्रांतिकारी किस्म के थे। वे वुमेन लीग की बड़ी ज़बरदस्त पक्षधर थी। औरत को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। उसे अपना भविष्य खुद गढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जिस समय पुरुष घर से बाहर निकलने और महिला मित्र बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक उसी तरह औरतों को भी घर से बाहर घूमने और पुरुष मित्र बनाने की छूट होनी चाहिए। दरअसल इस तरह के विचार उन्हें विरासत में नहीं मिले थे। उनकी यह सोच काफ़ी हद तक परिस्थितिजन या महिला पत्रिकाओं से उपजी थी। उनकी इस सोच का परिणाम था कि उन्होंने पिंकी पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी। जिस तरह का स्वच्छंद जीवन वे स्वयं जी रही थी, वैसा ही पिंकी को जीने के लिए उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। मिसेज जुनेजा और पिंकी के बीच एक खुलापन था। मिसेज जुनेजा अपनी बेटी के साथ बेहद फ्रैंक थी। वे उससे अपने विवाह के पूर्व प्रेम संबंधों से लेकर माहवारी तक हर विषय पर अपनी बेटी से बेबाक बात कर लिया करती थी। यह फ्रैंकनेस कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन मिसेज जुनेजा और पिंकी के लिए इसमें कोई भी अजीब नहीं था। मिसेज जुनेजा अपनी बेटी से कहती, पिंकी, एंजॉय दिस लाइफ एज मच एज यू कैन। जिंदगी में औरत के लिए कुछ नहीं रखा है। जुनेजा का यह जीवन दर्शन भी बार बार पिंकी को जीवन का पूर्ण उपभोग करने के लिए प्रेरित करता था। इधर पिछले कुछ दिनों से पिंकी कुछ उदास और खोई खोई सी नजर आने लगी। मिसेज जुनेजा ने उसे बहुत कुरेदा और उसके उदास रहने का वजह जाननी चाहिए, लेकिन पिंकी थी कि किसी गुंजल्क सी बनी रही। आखिर मिसेज जुनेजा को कहना पड़ा, पिंकी, तू खुश रहा कर। तेरा दुखी रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, यह तेरा फ्रेंड राहुल आजकल कहाँ है? बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा है।
उसे घर ही बुला लिया करना। कितना स्मार्ट और शर्मीला सा लड़का है, मुझे भी बहुत पसंद है। पिंकी और राहुल पता नहीं कब एक दूसरे के करीब आ गए थे। दूसरे सहपाठियों की अपेक्षा गंभीर किस्म का राहुल पिंकी को बहुत भाया था। कितनी मीठी मीठी बातें किया करता था। पिंकी, तुम तो साक्षात मोनालिसा हो। हंसती हो तो फूल झड़ते हैं, बोलती हो तो मोती गिरते हैं, और इसी तरह ढेर सारी लुभावनी बातें। राहुल की बातें याद करते ही बरबस पिंकी के होठों पर मुस्कान पसर जाती। आंटी नमस्ते, जैसे कोई जल तरंग सी बज उठी। मिसेज जुनेजा उसे देर तक अपलक देखती रही। पिंकी का सिलेक्शन निश्चिंत ही अच्छा था। उन्हें अपनी बेटी के पसंद पर फिक्र होने लगा। राहुल की खूब आवाभगत हुई। पिंकी ने कम मिसेज जुनेजा ने उसे राहुल की खूब आवाभगत हुई। पिंकी ने कम मिसेज जुनेजा ने उससे ज़्यादा बातें की। मसलन परिवार में कौन कौन है, पढ़ाई के बाद आगे क्या करने का इरादा है, हॉबीज़ क्या है, खाने में क्या क्या पसंद है, हिंदी मूवीज़ अच्छी लगती है या इंग्लिश मूवी में कौन कौन सी देखी है, सीन कैनरी क्या एक्टर है या रिचर्ड बर्टन, अल्फ्रेड हिचकॉक बेहतर डायरेक्टर है या श्वार्ज़नेगर। बातों की सुई अनचाहे फिल्मों की ओर घूम गई थी। राहुल जल्दी ही मिसेज जुनेजा से खूब घुल मिल गया। वैसे भी यह उसके पक्ष की अच्छी बात थी। जल्दी उसे पिंकी और मिसेज जुनेजा के साथ पिकनिक पर चलने का निमंत्रण मिला। खुद मिसेज जुनेजा ने ही पिंकी को टोका था, तो राहुल से प्रपोज करना, इसी संडे को पिकनिक चलेंगे या फिर लॉन्ग ड्राइव पर ऊटी या मसूरी। राहुल बड़ी जल्दी तैयार हो गया। इतवार की सुबह जब चमकीली धूप चटकी हुई थी, वे तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले। सफ़ेद कंटेसा बंगले के बाहर आई। अन्य दिनों जब मिसेज जुनेजा पिंकी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकलती, तब कार वे खुद ड्राइव करती और पिंकी पीछे बैठी मस्ती से ईयरफोन लगाए म्यूजिक सुनते रहती। किंतु उस दिन उल्टा हुआ। मिसेज जुनेजा बोली, पिंकी, आज कार तू ड्राइव करेगी, मैं राहुल के साथ बैठती हूँ। पिंकी यह अनुरोध अस्वीकार न कर सकी। कार ड्राइव करते समय पिंकी अक्सर रियर व्यू मिरर में देख लेती। कभी मिसेज जुनेजा का हाथ राहुल के हाथ में रखा नजर आता तो कभी उनका चेहरा वीर भूटी से लाल हो जाता। पिंकी असमंजस में फंसी थी। कहीं मम्मी अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचना एक बेहुदा ख्याल था, लेकिन फिर भी एक कीड़ा था जो पिंकी के दिमाग में रेंग रहा था। क्या पता ऐसा ही हो। फिर वह सयास इस बेहुदे विचार को झटक कर दिमाग से निकाल देती। दिन भर वन पाखियों से उड़ते चले जा रहे थे। राहुल का आगमन मिसेज जुनेजा और पिंकी के लिए किसी सुखद बयार से कम न था। मिसेज जुनेजा पति से अलगाव के कसैलेपन को और साथ बिताए दिनों की मोरपंखी स्मृतियों को कभी का विस्मृत कर चुकी थी। उनका अवसाद कभी का दूर हो चुका था और उल्लास की नई लालिमा उनके चेहरे पर छिटकने लगी थी। पिंकी इधर कुछ दिनों से मिसेज जुनेजा से कुछ नए परिवर्तन लक्ष्य कर रही थी। मिसेज जुनेजा अब शोख भड़कीले रंग के कपड़े नहीं पहनती थी। मेकअप की परतें गहरी होने लगी थी। होठों और नाखूनों को रंगने के लिए फायरी सेट इस्तेमाल होने लगी थी। अब मिसेज जुनेजा पिंकी को साथ लिए बिना ही शॉपिंग पर निकल जाती। साड़ी की जगह कभी टाइट जीन्स और शर्ट पहन लेती या फिर सलवार सूट ही पहनकर निकल जाती। फेमिना और सोसाइटी की जगह
अब पेंट हाउस और डेवोनियर के नग्न तस्वीरों वाली पन्नों ने ले ली थी। ड्राइंग रूम में मादक संगीत बजता रहता। कभी कभी पिंकी की नज़र बचाकर वे पोर्न फिल्में भी देख लेती। पिंकी सोचती मम्मा का टेस्ट कभी इतना घटिया नहीं था, उन्हें हर बात से नफासत पसंद थी। फिर अचानक यह परिवर्तन। कहीं मम्मी और राहुल, छी छी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी आजकल कितना घटिया सोचने लगी हूँ। मम्मा और राहुल के बीच एज का कितना डिफरेंस है। फिर राहुल तो बेहद सीधा साधा और शर्मीला लड़का है, वह ऐसा नहीं हो सकता। बार बार एक कीड़ा पिंकी के दिमाग में बुलबुलाता और फिर खामोश हो जाता। इस बात का किसी को भान ही न था कि मिसेस जुनेजा के अंदर का ग्लेशियर मीठी आँच पाकर पिघल चुका है और मिसेस जुनेजा पिघलते लावे की तप्त नदी बन चुकी हैं। एक ऐसी नदी जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेना चाहती है, पिंकी को और राहुल को भी। सही बात तो यह है कि अब हिमनद के ज्वालामुखी बन जाने का खतरा बढ़ गया था, जो किसी भी क्षण फट सकता था। कुछ ज़रूरी किताबें खरीदने के लिए पिंकी को उस दिन मार्केट जाना पड़ा। मिसेस जुनेजा आदतन पहले ही शॉपिंग पर निकल चुकी थी। पहले तो उसने इंतज़ार किया, शायद मामा आ जाए, उनके आने पर ही बाज़ार जाना ठीक रहेगा। देर होती देख मारुति गैरेज से निकाल वह खुद भी मार्केट चली गई। मार्केट में खासी चहल पहल थी। देसी विदेशी, गोरे काले, तरह तरह के चौखटे वाले लोग खरीदारी करते सेल्समैनों में बतियाते नजर आ रहे थे। हाथों में हाथ डाले मस्ती में अपनी ही दुनिया में खोए हुए बहुत से युवा जोड़े भी चहलकदमी कर रहे थे। तभी पिंकी को जैसे झटका सा लगा। मार्केट के पास सड़क के उस पार कॉफ़ी हाउस से निकलने वाले यह जोड़ा दूर सरसरी नज़र से देखने पर जाना पहचाना सा लगा। पिंकी कार की ओट में हो गई। ओह नो! सामने मिसेस जुनेजा राहुल का हाथ थामे किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती चली जा रही थी। अंदाज प्रेमिकाओं वाला, अलमस्त दुनिया जहान से। बेचारी बेखबर। पिंकी विचार सागर में गोते लगाने लगी। मामा तुम निप्पो को कभी नहीं थी, क्यों न इन दोनों को सरप्राइज शॉक दिया जाए। पिंकी के अंदर छिपा सैडिस्ट सिर उभरने लगा। हाय राहुल, हेलो मम्मा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। शॉपिंग में कहीं इतनी देर लगती है। पिंकी तू यहाँ? पिंकी को अकस्मात सामने देख मिसेस जुनेजा एकदम अचकचा गई। चोरी पकड़े जाने पर उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। लग रहा था कि उनकी अपनी बेटी ने उन्हें सरे राह नंगा कर दिया। उनके चेहरे पर कई रंग एक साथ आ जा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल राहुल का भी था। वह पिंकी के हाय का प्रत्युत्तर देना भूल गया। पिंकी राहुल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आखिर पूछ बैठी, राहुल तुम यहाँ कैसे? इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, इधर कुछ परचेजिंग करने आया था, यहाँ आंटी मिल गई। मैंने सोचा राहुल को साथ ले लूँ, इसके साथ शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। यह स्पष्टीकरण मिसेस जुनेजा की ओर से आया था, लेकिन पिंकी को यह गले नहीं उतरा। कॉफ़ी हाउस में भला कौन सी शॉपिंग हो रही थी, वह भी इस तरह राहुल का हाथ पकड़कर। खैर जाने दो, मैं ही आजकल कुछ उल्टा सोचने लगी हूँ। मामा की राहुल को कॉफ़ी हाउस से ले गई होगी, बोल तो है ही, अनजाने हाथ पकड़ लिया होगा। पिंकी ने कार स्टार्ट की। राहुल से कोई बात नहीं, बिना मिसेस जुनेजा को साथ लेकर चलती बनी।
बम्बईया फिल्मों का एक जाना माना अभिनेता पिंकी के कॉलेज में आ रहा था। इस अभिनेता का शानदार एक्टिंग और दरिया दिली के बहुत से झूठे सच्चे किस्से लोगों में मशहूर थे। पिंकी तो इसकी सचमुच दीवानी थी। आम लड़कियों की तरह वह भी अक्सर इसे सपने में देखती, कभी कभी तो इसकी तस्वीर अपने सीने से चिपका कर सोती। अभिनेता के स्वागत के लिए बनी रिसेप्शन कमेटी में पिंकी को भी शामिल किया गया था। हवाई अड्डे के स्वागत कक्ष से लेकर इस अभिनेता का कॉलेज तक पहुंचाना और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर तमाम उलूल जुलूल कार्यक्रम संपन्न कराना रिसेप्शन कमेटी के ही जिम्मे था। पिंकी को बचपन से ही बड़ी हस्तियों के ऑटोग्राफ इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। उसकी ऑटोग्राफ बुक में नामी गिरामी खिलाड़ियों और फिल्म एक्टरों से लेकर बड़े बड़े गायकों और संगीतकारों के ऑटोग्राफ मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर के नेता और अनेक घूसखोर मंत्री भी पिंकी को ऑटोग्राफ बुक में तिथि सहित अपनी प्रविष्टियां दर्ज कर चुके थे। हाँ, लेखक या कवि इससे अछूते थे। नकचढ़ी पिंकी शायद इन पागल सिरफरे या यूँ कहे कि फिलोसोफर टाइप जीवों को शायद ऑटोग्राफ देने लायक ही नहीं समझती थी। अब जबकि पिंकी रिसेप्शन कमेटी की मानद सदस्य बन चुकी थी, तब प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और ऑटोग्राफ लेने में कोई चूक होने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ऑटोग्राफ बुक थी कि बेताल की पूंछ थी जो हाथ आ ही नहीं रही थी। पिंकी ने सारे शेल्फ खोज डाले, अलमारियां खोल डाली, सामान तितर बितर किया, डबल बेड के गद्दे और तकिए पलट मारे, ब्रीफकेस, सूटकेस सभी देख लिए, लेकिन ऑटोग्राफ बुक नहीं मिली। पिंकी परेशान थी। उसकी परेशानी अब झुंझलाहट में बदलती जा रही थी। आखिर थक कर सोफे पर बैठ गई। कहाँ हो सकती है ऑटोग्राफ बुक? सहसा पिंकी को ध्यान आया। अरे, ऑटोग्राफ बुक तो शायद मैंने मम्मा के ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी। पिंकी का चेहरा फूल सा खिल गया। उसने झटपट मिसेस जुनेजा की ड्रेसिंग टेबल खोली। एक के बाद एक दराज मेकअप के सारे तामझाम और ज्वेलरी से भरी। दरअसल यह ड्रेसिंग टेबल भी मिसेस जुनेजा के व्यक्तित्व की तरह ही शानदार थी। उनकी पर्सनालिटी इसमें बहुत तरह रिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि घर में उनका अधिकांश समय इसके सामने ही बीतता था। बहरहाल पिंकी ने ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोली। एक दराज में किसी गुंजक की तरह खुली। उसमें भीनी भीनी खुशबू बाहर आ रही थी। शायद इसमें महंगे इत्र रखे थे, लेकिन इसमें तो कुछ और ही था। ढेरों चिकने गुलाबी कागज़, लिफाफे और दिलकश ग्रीटिंग कार्ड्स, सब लेवेंडर की खुशबू में भीगे थे। मम्मा ड्रेसिंग टेबल में कागज़ तो नहीं रखती, फिर यह कागज़, लिफाफे और ग्रीटिंग्स कार्ड? पिंकी अपनी उत्सुकता नहीं दबा सकी। पिंकी ने गुलाबी चिकने कागज़ खोले, लिफाफे उलट पलट कर देखे। स्पष्ट तौर पर ये किसी के प्रेम पत्र थे। पिंकी के मन में सवाल कौंधे। किसने लिखे हैं ये पत्र? किसके लिए लिखे हैं? लिफाफे पर मिसेस जुनेजा का नाम खूबसूरत शब्दों में लिखा था, जैसे किसी ने मोती से टाँग दिया हो। पिंकी ने झटपट पत्र पढ़ने शुरू किए। किसी अज्ञात प्रेमी ने अपनी अनाम प्रेमिका के नाम यह पत्र लिखे थे। पत्रों में शुरू में अंत तक कोई नाम नहीं था। हाँ, चालू भाषा में घटिया शेरो शायरी से सरोबार इन पन्नों में प्रेमी ने अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त किया था। कहीं कहीं बेहद अश्लील थे ये पत्र, ऐसे कि शर्म से आंखें नीची हो जाएं। पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो गया कि पत्र मिसेस जुनेजा के लिए ही संबोधित थे। उन्होंने अपने ड्रेसिंग टेबल में
इन्हें इस तरह सहेज कर रखा था। उससे लगता था कि मिसेज जुनेजा भी अपने इस अज्ञात प्रेमी के लिए अंतस में कोमल भावनाएं रखती हैं। मिसेज जुनेजा का यह नया रूप पिंकी के सामने था। वे पहली बार पिंकी को रहस्यमय पहेली सी लगी। मम्मा तो मुझसे बेहद फ्रैंक है। उन्होंने तो मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। पापा से मैरिज करने के अफेयर भी नहीं। फिर यह लव लेटर्स लिखने वाला कौन है? कहीं मम्मी और राहुल? नहीं नहीं, राहुल की हैंडराइटिंग तो नहीं है यह। पिंकी के लाख कोशिशों के बावजूद अपनी ऑटोग्राफ बुक नहीं खोज सकी। मिसेज जुनेजा भी ऑटोग्राफ बुक के बारे में कुछ नहीं बता सकी। फिल्म अभिनेता के स्वागतार्थ पहुंचना जरूरी था। पिंकी बोली, मम्मा मैं कॉलेज के फंक्शन में जा रही हूँ, वहाँ देर लगेगी, रात 7-8 के बीच आ जाऊँगी। किन्हीं कारणों से फिल्म अभिनेता का आगमन रद्द हो गया। स्वागत समिति के लोग फूल मालाएं लिए वापस आ गए। ऐसे में पिंकी को भी घर लौटना ही था। वह मिसेज जुनेजा को बताए समय से पहले ही घर पहुंची। रास्ते में वह खोई खोई सी थी, अनमनी और उदास। क्या कर रही होगी मम्मा इस वक्त? शॉपिंग पर निकल गई होगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी संवर रही होगी, या फिर बेडरूम में लेटी नॉवेल पढ़ रही होगी। बगल का फाटक खुला था। मिसेस जुनेजा घर पर ही थी। मम्मा मम्मा, कहाँ हो तुम? बेताबी से दौड़ती हुई पिंकी मिसेस जुनेजा को घर में खोजने लगी। तभी बेडरूम में हल्की खनकदार हंसी सुनाई पड़ी। मादक वार्तालाप, एक स्त्री और एक पुरुष का स्वर्ण। पिंकी का ध्यान उधर गया। वह चुपचाप बेडरूम की ओर रेंग गई। पर्दे की ओट से उसने देखा मिसेज जुनेजा राहुल की बाहों में आदिम राग पर थिनक रही थी। बसुबियस एकाटक फट पड़ा। पिंकी के कानों से तेज सीटियां बजने लगी। वह अधिक देर तक वहाँ खड़ी न रह सकी। उसके चेहरे पर स्याह बिखर गई। बेडरूम के एकांत में मिसेज जुनेजा को राहुल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद पिंकी तय नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी अपनी मम्मा को देखा है या 21वीं सदी की कोई औरत को। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी 21वीं सदी की औरत। आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मैं चंदा श्रीवास्तव फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।